नमस्कार, मैं दिव्यांशी डोसी स्वागत करती हूँ आप सभी का SWB हिंदी में और आज की हमारी इस खास पेशकश में, जिसका नाम है खबरों के परे। साइबर खुफिया फर्म साई फार्मा के अनुसार एक चीनी राज्य समर्थित हैकिंग समूह ने हाल के हफ्तों में 2 भारतीय वैक्सीन निर्माताओं के IT सिस्टम को लक्षित किया है, जिनके कोरोना वायरस शॉट्स का उपयोग देश के टीकाकरण अभियान में किया जा रहा है। वहीं प्रतिद्वंदी चीन और भारत दोनों ने कई देशों को कोविड-19 शॉट्स बेचे या उपहार में दिए हैं। आपको बता दें कि भारत दुनिया में बिकने वाले सभी टीकों का 60% से अधिक उत्पादन कर रहा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। सिंगापुर और टोक्यो में स्थित गोल्डमैन सैक्स समर्थित साई फार्मा चीनी हैकिंग समूह APT10, जिसे स्टोन पांडा के नाम से भी जाना जाता है, ने दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के IT इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई चेन सॉफ्टवेयर में अंतराल और कमजोरियों की पहचान की थी। साई फार्मा की मुख्य कार्यकारी कुमार रितेश, जो कि पूर्व में ब्रिटिश विदेशी खुफिया एजेंसी MI6 के साथ एक शीर्ष साइबर अधिकारी थे, ने कहा कि यह वास्तविक प्रेरणा वास्तव में बौद्धिक संपदा में घुसपैठ कर रही है और भारतीय दवा कंपनियों पर प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त कर रही है। उन्होंने कहा कि APT10 SII को सक्रिय रूप से लक्षित कर रहा है, जो कई देशों के लिए एस्ट्राजेनेका वैक्सीन बना रहा है और जल्द ही नोवाक्सेक्स शॉट्स का निर्माण शुरू कर देगा। रितेश ने हैकर्स का जिक्र करते हुए कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट के मामले में उन्होंने अपने सार्वजनिक सर्वरों को कमजोर वेब सर्वर चलाने वाले कई नंबर पाए हैं। ये कमजोर वेब सर्वर हैं। SII और भारत बायोटेक ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। भारतीय स्टेट इमरजेंसी रिस्पांस टीम के महानिदेशक के कार्यालय ने कहा कि यह मामला इनके संचालक निदेशक SS शर्मा को सौंप दिया गया है। फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट क्लब ऑफ चाइना ने सोमवार को कहा कि 2020 में विदेशी रिपोर्टिंग को सीमित करने के लिए चीन ने कोरोना वायरस की रोकथाम के उपायों, धमकियों और वीजा क्रियाओं का इस्तेमाल किया। देखिए पूरी खबर। लगातार तीसरे वर्ष किसी भी पत्रकार ने समूह को यह नहीं बताया कि कामकाजी परिस्थितियों में सुधार हो चुका है। FCCC ने वार्षिक रिपोर्ट में संवाददाताओं और ब्यूरो प्रमुखों के साथ साक्षात्कार के 150 जवाबों के आधार पर कहा। अधिकारियों ने सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए संवाददाताओं को संवेदनशील क्षेत्रों तक पहुंचने से वंचित कर दिया और उन्हें लागू संगरोध के साथ धमकी दी। रिपोर्टिंग पर दबाव बनाने के लिए वीजा प्रतिबंध का भी इस्तेमाल किया गया। FCCC ने कहा कि हम कम से कम 13 संवाददाताओं को प्रेस क्रेडेंशियल 6 महीने या उससे कम समय के लिए वैध किए गए हैं। चीन में स्थित विदेशी पत्रकारों को आमतौर पर 1 साल का वीजा प्राप्त होता है और उन्हें सालाना नवीनीकरण करवाना चाहिए। देशों के बीच टिट टू टैट कार्रवाई की एक श्रृंखला के बीच चीन ने 2020 में अमेरिका मीडिया संगठनों में 1 दर्जन से अधिक विदेशी पत्रकारों को निष्कासित कर दिया। वॉशिंगटन के संयुक्त राज्य अमेरिका में 4 प्रमुख चीनी सरकारी स्वामित्व वाले मीडिया आउटलेट्स में काम करने की अनुमति देने वाले पत्रकारों की संख्या को भी घटा दिया था। वहीं सितंबर में ऑस्ट्रेलिया ने अपने 2 विदेशी संवाददाताओं को चीन छोड़ने में मदद की, क्योंकि देश के राज्य सुरक्षा मंत्रालय द्वारा उनसे पूछताछ की गई थी। रिपोर्ट के अनुसार सुदूर पश्चिमी शिंगजायांग के पत्रकारों ने चीन पर बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों के हनन का आरोप लगाया है और उन्हें विशेष रूप से गहन प्रताड़ना का सामना करना पड़ा है। पिछले साल चीनी अधिकारियों ने चीनी राज्य मीडिया के लिए काम करने वाले एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक चैंग लेई और बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने के संदेह में ब्लूमबर्ग न्यूज के लिए काम करने वाले एक चीनी नागरिक हैज फैन को हिरासत में लिया था। जहां पूरी दुनिया कोरोना के कहर से परेशान है, वहां टीकाकरण ने नागरिकों के लिए नई उम्मीद की किरण जगाई है। कोरोना वायरस के टीकाकरण के दूसरे राउंड की शुरुआत सोमवार से हो गई है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक रिपोर्ट में कोरोना वायरस को लेकर सतर्क रहने की नसीहत देते हुए कहा कि किसी को भी केवल इस बात को लेकर बेफिक्र नहीं होना चाहिए कि वैक्सीन आ गई है। जानिए क्या है पूरा मामला। कोरोना टीकाकरण के पहले राउंड में कोरोना वॉरियर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना का टीका लगाया गया है,
जबकि दूसरे राउंड में 60 वर्ष से ज़्यादा और 45 साल के अधिक आयु के पुरानी गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक रिपोर्ट में कहा कि दूसरे चरण के टीकाकरण के पहले दिन 29 लाख लोगों ने कोविन पोर्टल पर अपना नाम रजिस्टर्ड कराया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक शाम 7 बजे तक के आंकड़े दूसरे चरण के पहले दिन आज 1,28,630 जो कि 60 वर्ष से ऊपर वाले लोग हैं और 18,850 जो कि 45 वर्ष के ऊपर वाले लोगों को टीका लगवाया गया है। कुल 24.5 लाख नागरिकों के पहले दिन कोविन पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। कोरोना वायरस को लेकर सतर्क रहने की नसीहत देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि किसी को भी केवल इस बात को लेकर बेफिक्र नहीं होना चाहिए कि वैक्सीन आ गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कोरोना संक्रमण को लेकर हमें कुछ और माह सावधानी बरतनी ही होगी ताकि कोरोना फैलने की श्रृंखला को तोड़ा जा सके। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान के दूसरे चरण के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वैक्सीन की पहली डोज ली। पीएम मोदी सुबह सुबह दिल्ली एम्स पहुंचे और टीका लगवाया। इसके साथ साथ ही उन्होंने देशवासियों से वैक्सीन लगवाने की अपील भी की। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि मैंने एम्स में कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ली। यह तारीफ के काबिल है कि कैसे हमारी डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों ने कोरोना के खिलाफ वैश्विक लड़ाई की मजबूती देने के लिए तेजी में काम किया। उन्होंने कहा कि मैं सभी से अपील करता हूं कि वे सभी वैक्सीन लगवाने के योग्य हैं व भारत को कोरोना मुक्त बनाने में साथ आएं।